गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का, है ना, मध्य प्रदेश का भौगोलिक भौतिक विभाजन। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो आज के इस वीडियो में ये लेक्चर जो है ना, लेक्चर 3 है, थर्ड है। और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी। ओके, हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की स्थिति, उसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर। फिर उसमें उस समय पाए जाने वाले ज़िले हम लोगों ने जाने थे, कैसे कैसे ज़िले जो है ना उनका निर्माण किया गया, है ना, बनाए गए। और अभी तक की स्थिति हम लोगों ने जानी थी कि अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले ज़िलों की संख्या 52 है ना, 52 है। तो फिर उसके अब हम लोगों ने संभाग जानी थी, संभाग के अंतर्गत आने वाले ज़िलों की संख्या हम लोगों ने जानी थी, 10 संभाग थी। ठीक है। कैसे छत्तीसगढ़ अलग होता है मध्य प्रदेश से, है ना। 1 नवंबर 2000 की स्थिति में मध्य प्रदेश का फिर से पुनर्गठन किया गया था। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश की जो ज्योग्राफी है, भौतिक विभाजन, यानी कि मध्य प्रदेश को पठारों में बांटा गया है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो मेनली अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे मेनली, अगर अपन देखेंगे मेन, तो 3 प्रदेशों में जो है ना इसको विभाजित किया जाता है ना। फिर उनके सब पार्ट्स अलग हैं। तो पहला अगर अपन देखेंगे तो पहले अपन लिख लेते हैं कि मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। ओके। तो 7 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है मध्य प्रदेश को। तो अपन देख लेते हैं पहले मेन जो है ना, उन मेन अगर पार्ट देखेंगे तो मेन पार्ट तो 3 ही है। ठीक है। मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश का फिर से डिवीज़न होता है, जैसे सब पार्ट्स बोलेंगे। तो इसके अंतर्गत आता है आपका मध्य भारत का पठार। ठीक है। फिर आपका आएगा मालवा का पठार। फिर आपका आएगा बुंदेलखंड का पठार। फिर आपका आएगा रीवा पन्ना का पठार। फिर आपका आएगा, इसमें लास्ट जो है आपका आएगा नर्मदा सोन घाटी। ठीक है। तो ये था आपका मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है। जिसके अंदर सब पार्ट्स हैं 5, है ना। तो ये तो 5 हो गए, है ना। अभी 2 और बचे हुए हैं, तो कुल मिला के पूरे 7 प्राकृतिक प्रदेश हो जाएंगे। लेकिन मेनली अगर पूछा जाता है तो मेन तो इसके 3 ही पार्ट्स हैं। दूसरा मेन जो है ना वो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है। बेटा एक्चुअली क्या, मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ हूँ और एक हाथ से लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट करें। इसका अगर अपन देखेंगे तो ये छठवा, अगर अपन देखेंगे तो इसको यही बोलते हैं ना, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। सतपुड़ा का पठार भी बोल सकते हो आप इसे। ओके। फिर तीसरा आप देखेंगे मेनली पूर्व की ओर चलेंगे। पूर्व में आपको पता है, पूर्व में जो है ना वो बघेलखंड का आता है। बघेलखंड का पठार। ओके। तो ये कुल 7 आपके प्राकृतिक प्रदेश हैं। आप देख लीजिए अच्छे से, है ना। तो मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, पूर्वी पठार, ये तो 3 मेन है ना। अब इनके 3 मेन के अलावा आप देखेंगे तो ये पहला वाला जो है मध्य उच्च प्रदेश, वो 5 में डिवाइडेड है, 5 भाग उसके हैं, सब पार्ट्स इन्हें बोलेंगे। तो ये 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। तो टोटल 7 प्राकृतिक प्रदेशों में उसको बांटा गया है मध्य प्रदेश को। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं मध्य भारत का पठार। ठीक है।
तो मध्य भारत का पठार हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, 7 प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्य भारत का पठार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मध्य भारत का पठार, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मध्य भारत का पठार मैं आपको बताऊं तो मध्य प्रदेश के जस्ट ऊपरी वाले जो भी ज़िले हैं, है ना, उसके अंतर्गत आपका मध्य भारत का पठार आता है। तो ऊपरी ज़िले कौन कौन से, तो आप देख सकते हो कि आपके ऊपर के जो ज़िले हैं नॉर्थ साइड्स में, तो मुरैना हो गया आपका, शिवपुरी हो गया, है ना, मतलब चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले कौन से ज़िले हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये तो आएंगे ही आएंगे। ओके, इसके बाद में आपका ग्वालियर आ जाता है ना, आपका गुना आ जाता है, और मंदसौर, नीमच भी आ जाता है। तो ये आपके मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं ये कुछ ज़िले। तो आप लिख सकते हो इस भाग में आने वाले ज़िले, है ना। इस भाग के अंतर्गत आपका ग्वालियर है ना, मुरैना हो गया, भिंड हो गया, श्योपुर हो गया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, है ना, गुना हो गया आपका, मंदसौर हो गया, नीमच हो गया। ऐसे ये पूरे पार्ट तो नहीं आते, लेकिन इनको कुछ आंशिक पार्ट भी आते हैं ना, मतलब कि पुराना, अगर मैं एक एग्जांपल कहूँ तो आप सोचो कि नीमच का पूरा ज़िला आ जाएगा, नहीं, तो इसके थोड़े से भाग भी आ सकते हैं, है ना। नीमच का कुछ थोड़ा सा पार्ट जो है ना मध्य भारत के अंतर्गत आ सकता है। तो इस तरीके से आपको मान के चलना है। तो इस भाग के अंतर्गत ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, गुना, मंदसौर, नीमच ज़िले, है ना, आते हैं। तो ये थी ज़िलों की बात जो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। और अगर आप इसकी और भी विशेषता की बात करें तो आप इसको चंबल उपाद्र प्रदेश भी संज्ञा देते हैं, है ना। अब लिखेंगे इसे चंबल उपाद्र प्रदेश भी कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसे चंबल उपाद्र प्रदेश भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो आपको पता हो रहा कि चंबल नदी का अपवाह होता है, आपको पता है, भिंड, मुरैना, श्योपुर, है ना। तो ये चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। चंबल नदी बहती है यहाँ से, ये जिलों से होती हुई, तो इसीलिए इसको चंबल उपाद्र प्रदेश की संज्ञा भी दी जाती है। अब अगर अपन इसकी जलवायु की बात कर लेंगे बेटा, तो जलवायु में अगर आप देखेंगे तो इसकी जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, इसका मतलब आपको समझना होगा कि महाद्वीपीय प्रकार की है, तो मतलब इसका मतलब है, अर्थात महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु में क्या होता है कि अर्थात गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी। तो मैं ये काफ़ी सिंपल लैंग्वेज आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। आप समझने के लिए ऐसा क्या ऐसा नोट डाउन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये इसका मतलब था महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। तभी आप देखते हो कि यहाँ पर ठंड भी बहुत अच्छी पड़ती है ना, गर्मी भी बहुत अच्छी पड़ती है, ठीक है। तो ये तो हो गई जलवायु की बात। अगर अपन आप इसकी वर्षा की बात कर लें तो वर्षा का वितरण कैसा है यहाँ का, तो ये बेटा यहाँ पर वर्षा जो है ना काफ़ी कम होती है। तो आप लिख लोगे 75 सेंटीमीटर से कम, ठीक है। तो इस जगह पर अगर आप देखोगे कि जो है ना सबसे कम वर्षा जो है होती है, तो 75 सेंटीमीटर से जो है सबसे 75 सेंटीमीटर से कम यहाँ पर वर्षा जो है होती है। तो इसी कारण जो है ना, अब आप वनों का वितरण पढ़ लेंगे तो वनों का वितरण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाए जाने वाले वन, यहाँ पर पाए जाने वाले वन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो जब कम बारिश हो रही है तो शीशम हो गया आपका, पीपल हो गया, है ना, बबूल हो गया, ठीक है, आपको नीम मिल जाएगा, है ना, इत्यादि, है ना।
तो ये सारे जो हैं वन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, मतलब कि कम वर्षा हो रही है, तो फिर उसी प्रकार से वनस्पति पैदा होती हैं। तो ये कम वर्षा वाले पेड़ हैं, है ना, शीशम, पीपल, बबूल, नीम इत्यादि, है ना। तो इनको कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो ये उगने लगते हैं। तो ये इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ओके। और अगर अपन यहाँ पर खनिजों की बात कर लेंगे बेटा, तो खनिज आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर खनिज की मात्रा से देखा जाए तो ये खनिज भी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले। तो यहाँ पर चीनी मिट्टी आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ आपको चूना पत्थर मिल जाएगा। ओके। यहाँ आपको संगमरमर मिल जाएगा, मरमर, ठीक है। बेसिकली ग्वालियर में तो आपको जो है कलरफुल जो है ना मार्बल्स आपको देखने को मिल सकता है ना। तो ये प्रमुख खनिज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख खनिज थे जो यहाँ पर मध्य भारत पठार के अंतर्गत आते हैं। तो अब अगर अपन बात करें तो ये इसके अंतर्गत वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ जान ही लिया है। तो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है ना। यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। वैसे तो ज़्यादातर यार क्या पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है ना। तो ये तो MPSI में भी एक क्वेश्चन आया था। तो आप देखेंगे मेन अगर पार्ट देखेंगे तो 3 है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा, मेघल श्रेणी, पूर्वी पठार। फिर अगर आप वैसे पूछा जाएगा तो इनके सब पार्ट्स भी हैं। वैसे 7 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है, ठीक है। उसका डिवीज़न हो जाता है। मध्य भारत पठार के अंतर्गत आने वाले जिलों को आपको याद रखना है। और इसको चंबल उपाद्र प्रदेश की भी संज्ञा दी जाती है। यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। मतलब कि महाद्वीपीय प्रकार का मतलब होता है कि गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी। ओके। वर्षा का वितरण अगर अपन देख लेंगे तो 75 सेंटीमीटर से कम रहता है। और क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है, इसीलिए यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति भी इस प्रकार की रहती हैं जो कम पानी की उपलब्धता में उग जाए, है ना। तो शीशम, पीपल, बबूल, नीम इत्यादि जो है ना आपकी होती है ना। और अगर अपन बात करेंगे बेटा इसमें एक और लिख लेना, खैर, ठीक है, ठीक है, खैर। तो क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शिवपुरी और मुरैना में आपके जो है खैर से कत्था बनाने का कारखाना भी यहाँ पर निर्मित है ना। तो शिवपुरी और मुरैना में यहाँ पर खैर से कत्था बनाया जाता है। और आपके और भी कुछ विशेष चीज़ें हैं, जैसे आप नीमच में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एल्कलाइट फैक्ट्री देखने को मिल जाएगी, है ना। और एक बात और याद रख लेना कि इसका यहाँ पर पाई जाने वाली कोई चोटी वोटी नहीं है, तो फिर इसीलिए आप यहाँ पर चोटी ना लेंगे, ठीक है। मालवा के पठार के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग। मध्य भारत का जो पठार है, मध्य भारत के पठार जो है ना कि पठार का ढलान, इसका जो ढलान है वो उत्तर की ओर है। तो ये काफ़ी है आपकी, मोर देन सफिशिएंट है इतना लिखना। मध्य भारत पठार के जो है विशेषता जो हम लोगों ने पढ़ी। अब हम जानेंगे बेटा सेकंड, मालवा का पठार। देखो लिखते समय पे कुछ आपको दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन मैं आपको वापस से फोकस कर दिया करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग तो देखिए बच्चों, मालवा के पठार में अगर हम बात कर लेंगे तो ये मालवा का जो पठार है बेटा, तो ये आपका सबसे पश्चिमी जो है ना, आप देख सकते हो कि पश्चिम में आपका है ये पठार, मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है ना। तो आप लिख सकते हो कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित पठार है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर हम लोगों ने जाना था सारी चीज़ें, जलवायु है, वर्षा है, वनस्पति है, खनिज है, वैसा वैसा भी यहाँ जान लेंगे, है ना, मालवा के पठार में भी। तो पश्चिम में स्थित है ये पठार। अब आप इसको जिले, अगर आप मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत के जो है पठार के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या देखी थी, मतलब संख्या तो नहीं कह सकते, बेसिकली कुछ कुछ जिलों के आंशिक और पूर्ण भाग आते हैं, तो इसीलिए कुछ कुछ जिले हम लोग जान लेंगे कि जो है ना, आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पर 17 जिले के जो है ना, 17 जिलों के पूर्ण व आंशिक भाग आते हैं। 17 जिलों के पूर्ण व आंशिक भाग इसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो जिनमें
कौन कौन से आपके आती हैं, तो आपके पश्चिम के जितने भी सारे ज़िले हैं आप देख सकते हो, है ना, पश्चिम साइड में पड़ते हैं आपके थोड़े से। तो आप इंदौर ले लीजिए, मालवा में आता है, इंदौर हो गया, धार हो गया, है ना, झाबुआ हो गया, ठीक है, आपका अलीराजपुर हो गया, ठीक है, बड़वानी हो गया, ठीक है, बुरहानपुर हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और आपका जो है उज्जैन हो गया, आपका देवास हो गया, है ना, आपका जो है अशोकनगर भी इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, सागर हो गया, गुना, है ना। तो इत्यादि जो है ना आपके ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। तो कुछ नहीं, बस आपको ज़िलों की संख्या पता होनी चाहिए, है ना, इसके अंतर्गत आने वाले ज़िलों, है ना, ज़िलों की संख्या। तो ज़िले हम लोगों ने देख लिए। अब अगर अपन बात करेंगे बेटा, तो मालवा के पठार की विशेषता इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ये इसकी चोटियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली, मैंने बताया था आपको, यहाँ पर पाई जाने वाली कुछ चोटियाँ भी हैं। यहाँ की मुख्य चोटियाँ हैं, आप देख लेंगे। यहाँ पर सब पाई जाने वाली सिगार चोटी है, ठीक है। इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिल जाएगी 881 मीटर, ठीक है। सिगार आपको देखने को मिल जाएगी। जनापाव है ना, जनापाव पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई आपको देखने को मिल जाएगी 854 मीटर देखने को मिलेगी, है ना। जनापाव हो गया, धजारी हो गई, तो ये जो है आपकी 810 मीटर की है ना। तो यहाँ पर ये मुख्य चोटियाँ जो है ना इस आपकी पाई जाती हैं, ठीक है। अब अगर अपन इसकी जलवायु की बात कर लेंगे, तो जलवायु की बात करेंगे बेटा, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मालवा की जलवायु कैसी है, बहुत शानदार है ना। फायर ने खुद कहा है, समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है ना। समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और समशीतोष्ण का मतलब क्या होता है, अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि गर्मी में साधारण गर्मी और सर्दी में साधारण सर्दी। ओके, तो ये तो इसकी विशेषता है कि यहाँ पर आपको गर्मी में गर्मी कम लगेगी, सर्दी में सर्दी कम लगेगी। जो भी यहाँ से बिलोंग करते हैं वो मुझे बता सकते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है। वैसे तो आजकल जलवायु परिवर्तन काफ़ी मात्रा में हो रहा है, तो सभी की जलवायु डगमगा रही है ना। तो ऐसा कोई विशेष अपन बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हाँ कुछ कुछ प्रभाव तो आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो चीनी यात्री फायन ने इसके संदर्भ में चीनी यात्री, है ना, चीनी यात्री हैं एक आए थे बेचारे, चीनी यात्री फायन, है ना। तो अगर अपन देखेंगे फायन, ठीक है, फायन, तो उन्होंने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु की संज्ञा दी गई है, सर्वश्रेष्ठ जलवायु की संज्ञा दी है। ठीक है, तो ये मैं अपने शब्दों में लिख रहा हूँ, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं समझ के, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो चीज़ थी बताने लायक वो मैं बता रहा हूँ, है ना, मालवा के पठार के अंतर्गत आने वाली चीज़ें। अब अगर अपन बात करें तो यहाँ पर पाई जाने वाली जो है ना आपको यहाँ की वर्षा की बात कर लेते हैं ना। वर्षा का जो है आपको वर्षा का ग्राफ कैसा रहता है, तो यहाँ पर आपको 75 सेंटीमीटर से अधिक आपको यहाँ का वर्षा का जो है वितरण मिल जाएगा। और फसलों की बात करेंगे उसी हिसाब से, जहाँ पर फसलें भी आपकी उगाई जाती हैं। फसलों में आप देखेंगे यहाँ पर सोयाबीन, है ना, गेहूँ, है ना, आपका कपास, है ना, चना इत्यादि फसल जो है ना यहाँ पर उत्पादित की जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। अब आप देख लेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले
खनिज की बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपका सबसे इम्पोर्टेंट डेट्रॉइट जो है ना मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट इसे बोलते हैं, पीतमपुर धार वो पड़ता है। और खनिज की मात्रा यहाँ पर काफ़ी अच्छी है ना। आपको यहाँ पर लोहा मिल जाएगा, कच्चा माल है, इसीलिए यहाँ पर जो है ना इंडस्ट्रियल एरियाज़ काफ़ी विकसित हैं। तो आपको लोहा मिल जाएगा, ग्रेफाइट मिल जाएगा, है ना। आपको यहाँ पर मैंगनीज मिल जाएगा, है ना, तांबा मिल जाएगा, ठीक है, आदि। तो ये यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ खनिज हैं, है ना। अब अगर अपन बात करें तो इस यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्रों की बात कर लेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में बेटा अगर अपन बात करें तो यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं। ओके, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर बेसिकली इसको बोलेंगे अपन। तो ऑटोमोबाइल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है ये पीतमपुर। जब अपन उद्योग पढ़ेंगे ना तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब सही पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मध्य प्रदेश का पूरा उद्योग में जो है ना कवर करा दूंगा। पीतमपुर आपका आता है धार, है ना, धार में। इसे मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट की संज्ञा दी जाती है, डेट्रॉइट। ओके, अब अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको पाए जाने वाले पीलू खेड़ी हो गया, ठीक है। पीलू खेड़ी कहाँ पड़ता है? पीलू खेड़ी आपका पड़ता है राजगढ़, है ना। अब आपका हो गया मेघनगर। मेघनगर आपका कहाँ पड़ता है? झाबुआ। ओके, आपका मंडीदीप हो गया। ये आपको याद रखने हैं ऐसे हूबहू। ये कुछ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं जो कि यहाँ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आपका तो ये आगासौद हो गया, आगासौद, है ना, सागर जिले के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ जो है प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं जो मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं, जो आपको मैंने बता दिए। और एक बात और कि यहाँ पर पाया जाने वाला जो इंदौर है, जो सर्व आपका हमेशा से ही कंजिक्यूटिव ईयर्स में जो है ना क्लीनेस्ट सिटी जो है पूरे भारत की मानी जा रही है ना, फर्स्ट प्लेस लेती है हमेशा। तो इंदौर को मिनी मुंबई की संज्ञा दी जाती है बेटा। इंदौर को मिनी मुंबई की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी मैंने आपको बताई। और अगर अपन बात करें तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई की बात कर लेंगे। इसकी ऊंचाई और लिख देता हूँ मैं, इसकी औसत ऊंचाई इस पठार की 500 मीटर है ना। तो ये आपका मालवा का पठार था। इसके अंतर्गत आने वाले ज़िले पश्चिम में स्थित है। 17 जिलों के पूर्वांशिक भाग शामिल हैं। मैंने पूरे ज़िले तो नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी जो ज़िले आते हैं उनके पूर्वांशिक भाग आते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि इंदौर का पूरा भाग है, उसके थोड़े बहुत भाग है। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, ये सारे जो है ना आपके कुछ ज़िले। मैं एक्चुअली कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ यहाँ पर। आपका बड़वानी बुरहानपुर नहीं आएगा, है ना। खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर ये आपके अलग चले जाते हैं। जब मैं अभी पढ़ाऊँगा आपको सतपुड़ा, मेकल, श्रेणी, ये कुछ, तो फिर ये आपके उस क्षेत्र में आ जाते हैं। बड़वानी, बुरहानपुर को आप मत कीजिएगा, है ना। तो ये इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, उज्जैन, देवास, अशोकनगर, सागर, गुना, है ना, शाहजहाँपुर हो गया आपका, राय, भोपाल हो गया, सीहोर हो गया, है ना। तो आप ये लिख सकते हैं, भोपाल, सीहोर, रायसेन, ठीक है, इत्यादि। वो थोड़ा अपन ज़्यादा नीचे चले गए, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, ठीक है। बाकी सब मैंने आपको बता दिया। यहाँ की मुख्य चोटियाँ जो है ना आपको याद रखनी है। सिगार चोटी 881 मीटर है। जनापाव पहाड़ी 854, धजारी 810 हो गई। जलवायु यहाँ की समशीतोष्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट। गर्मी में आपको समशीतोष्ण का मतलब होता है एक जैसी समान। गर्मी में साधारण गर्मी होती है, सर्दी में साधारण जो है ना सर्दी होती है। चीनी यात्री फायन ने यहाँ की मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु की संज्ञा दी है। वर्षा यहाँ पे 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है। फसलों में सोयाबीन, गेहूं, कपास, चना इत्यादि आते हैं। लोहा, ग्रेफाइट, मैंगनीज, तांबा आदि। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर पीतम, धार मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट, पीलूखेड़ी राजगढ़, मेघनगर, झाबुआ, मंडीदीप, रायसेन, आगासौद, सागर, है ना। इस तरीके से जो है ना आपके औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे विकसित हैं, क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाली खनिज की मात्रा काफ़ी अच्छी है। इंदौर को मिनी मुंबई की संज्ञा दी जाती है। और औसत ऊंचाई अगर आप बात करें तो 500 मीटर है। तो ये तो आपका हो गया बेटा क्या कि
यहाँ पर आपको जो है क्या क्या इसकी विशेषता थी मालवा के पठार की हम लोगों ने पढ़ ली। अब आपका थर्ड वाला जो है हम लोग करेंगे कंप्लीट। थर्ड वाले में अगर अपन बात करें तो बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे। तो बुंदेलखंड का पठार जो है ना आपको पता ही होगा कि इसके अंतर्गत आने वाले जिले कम मात्रा में आते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये जो है ना आपके मध्य भारत पठार के जो है ना पूर्व में स्थित है ना। यह है मध्य भारत पठार के पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये मध्य भारत पठार के पूर्व में स्थित है। अब इसमें जिलों की संख्या लिख लीजिए। इसके अंतर्गत आने वाले जिले है ना। तो अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको छतरपुर मिल जाएगा, है ना, टीकमगढ़ मिल जाएगा। ठीक है, मध्य भारत के पूर्व में ही तो है ये। आपको टीकमगढ़ मिल जाएगा, पन्ना मिल जाएगा, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, है ना। दतिया हो गया आपका, थोड़ा सा मध्य भारत से लगा हुआ आपका दतिया जो है ना पार्ट। ओके, लेकिन वो मध्य भारत के अंतर्गत नहीं आता है, बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। दतिया हो गया, अभी जो नया बना है निवाड़ी हो गया, है ना। तो ये शामिल है ना, तो ये सारे यहाँ आते हैं। ठीक है, अब अगर अपन बात करें तो यहाँ की जलवायु की अगर मतलब बात कर लेते हैं बेटा कि यहाँ की जलवायु कैसी है। तो यहाँ की जलवायु अगर अपन देखेंगे तो यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, जैसी आपकी वो थी मध्य भारत के पठार की, महाद्वीपीय प्रकार की। ठीक है, उसका मतलब तो आपको पता ही है कि गर्मियों में अत्यधिक गर्मी रहती है, सर्दियों में अत्यधिक सर्दी रहती है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो वर्षा का वितरण देख लेते हैं। 75 से 103 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। 75 से 100 सेंटीमीटर जो है ना आपकी यहाँ पे वर्षा होती है। अब अगर अपन यहाँ की मिट्टी की बात करें, यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी, तो मिट्टी की विशेषता आप देख लेते हैं। यहाँ पर काली तथा लाल पीली मिट्टी मिलती है। काली तथा लाल मिट्टी, सॉरी लाल पीली नहीं, ठीक है, काली तथा लाल मिट्टी आपको मिश्रित रूप में मिल जाती है, मिक्स। ठीक है, मालवा के अंतर्गत मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर भी, है ना, कि आपकी जो मिट्टी है मालवा के अंतर्गत भी, तो यहाँ पर मिट्टी जो है ना काली मिट्टी पाई जाती है ना। तभी तो कपास वगैरह ये सारी चीज़ें उगती हैं। ठीक है, क्योंकि कपासी मिट्टी ही बोलते हैं काली मिट्टी को। और यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो बुंदेलखंड के पठार में काली तथा लाल मिट्टी मिश्रित रूप में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। अब यहाँ पर अगर अपन देख लेंगे खनिज, तो बेटा आपको पता ही होगा कि छतरपुर, पन्ना, ये सारी चीज़, पन्ना वगैरह ये सारे जिले आ रहे हैं, तो ये हीरा के लिए फेमस है। खनिज जो है ना आपको यहाँ पे हीरा मिलता है। ठीक है, कहाँ पर मिलता है आपको ये भी पता होगा, पन्ना, हिनौता, मझगांव, है ना, छतरपुर, पन्ना, तो ये सारे जो है ना जिले हीरा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। MPPSC का क्वेश्चन भी था, इस बार आया था प्री में। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी चोटी, है ना। तो यहाँ की प्रमुख चोटी आपकी सिद्ध बाबा की चोटी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, सिद्ध बाबा की चोटी अगर अपन बात करेंगे तो 1172 मीटर ऊंची है। ठीक है, सबसे बड़ी चोटी है इस भाग की, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, और अगर अपन बात करें तो इसकी विशेषता की बात करें बुंदेलखंड पठार की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की कुछ नदियाँ लिख लेते हैं। वैसे लिखना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, जो मैंने पढ़ा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सिंध, बेतवा, घतासान, केन, है ना। ठीक है, अब अगर अपन बात करें तो ये आपका बुंदेलखंड का पठार जो है ना कंप्लीट हो ही चुका है ना। इसके अंतर्गत आने वाले आपके ज़िले, इसकी जलवायु,
वर्षा, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो बस ये आपके प्री ओरिएंटेड है, यानी कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये जो है ना आपके लिए सफिशियंट है। खनिज हीरा हो गया, पन्ना छत्रपुर सिद्धबाबा की चोटी 1172, ये चीज़ें कुछ पूछ ली जाती हैं फैक्चुअल, है ना, डाटा। अब अपन आते हैं नेक्स्ट अपना 4th नंबर का, रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आपको देखो नाम से ही दिख रहा है, तो रीवा पन्ना तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इस पठार का अब अगर अपन देखेंगे तो इसके अंतर्गत आने वाले जिले अपन लिख लेते हैं। आपका रीवा आता है, पन्ना आता है, सतना आता है ना, सागर आता है, दमोह, ये जो ज़िले हैं आपके, है ना, आदि। तो ये ज़िले आपके रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो और एक बात और इसकी विशेषता लिखना है बेटा कि इस पठार का निर्माण जो है ना किस 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 सेल समूह से हुआ है। तो आपको कडप्पा तथा विंध्यन सेल समूह से इस पठार का निर्माण हुआ है, ठीक है। विंध्यन सेल समूह के अपर्दन से, ये और लिख लेना एक बात और के अपर्दन से, ठीक है, इरोजन जिसे बोलते हैं, सॉइल इरोजन। तो कडप्पा और विंध्यन सेल समूह के अपर्दन से इस पठार का निर्माण हुआ है। और इसके अंतर्गत आने वाले जिले हम लोगों ने देख लिए। अब अगर अपन इसकी बात करें तो मिट्टी की बात कर लेते हैं। मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पर आपको लाल तथा काली मिट्टी मिल जाएगी। जो मिट्टी आपको यहाँ मिल रही थी बुंदेलखंड पठार में, काली तथा लाल मिट्टी मिश्रित रूप में, वही मिट्टी आपको यहाँ मिल जाएगी। ओके। और अगर अपन यहाँ की जलवायु की बात कर लेंगे तो जलवायु की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें हैं करने वाली डिस्कस, तो वही तो करेंगे। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है, ठीक है। समशीतोष्ण का मतलब तो आपको पता ही है, गर्मी में साधारण गर्मी और सर्दी में साधारण सर्दी, है ना। अब अगर अपन बात करें तो यहाँ की वर्षा की बात कर लेते हैं। तो वर्षा का वितरण आपको देखने को मिलेगा 100 से 125 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वर्षा का वितरण है, 100 से ऊपर हो जाता है, 100 से 125। अब यहाँ पर अपन खनिज की बात कर लेते हैं। खनिज कौन कौन सी खनिज पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको हीरा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें अभी पन्ना आ रहा है, हीरा आपको मिल जाएगा, है ना। हीरा आपको यहाँ पर चीनी मिट्टी मिल जाएगी, है ना। आपको यहाँ पर चूना पत्थर मिल जाएगा, ठीक है। बॉक्साइट मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर फायर क्ले, ठीक है, जिसे आप आग्नेय मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, हीरा, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, बॉक्साइट, फायर क्ले, है ना, गेरू हो गया इत्यादि, ठीक है। तो ये आपके कुछ खनिज हैं जो इसके अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। और अगर अपन बात करेंगे तो ये काफ़ी आपके लिए सफिशियंट है ना, रीवा पन्ना का पठार जो हम लोगों ने पढ़ा। अब अपन बात कर लेते हैं नर्मदा सोन घाटी की। ठीक है बेटा। तो नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो वही सारी चीज़ें हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे, है ना। इसकी मिट्टियाँ, नदियाँ, खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा सोन घाटी जो है आपको इसमें आपकी नर्मदा नदी जो है आएगी, और ये आपके पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है ना एक घाटी के रूप में फैली हुई है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है, मैं लिख देता हूँ।
यह पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर लंबी सक्रिय है ये, ठीक है, घाटी के रूप में फैली है। ओके, अब अगर अपन बात करें इसके अंतर्गत थोड़े से जिले जान लेते हैं, ठीक है, कि जिले इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। नर्मदा सोन घाटी में बेसिकली कौन कौन से जिले आते हैं, तो नर्मदा जहाँ जहाँ से गुजरती हुई बहती हुई निकलती है तो वो सारे जिले आप लिख देंगे। जबलपुर हो गया, होशंगाबाद हो गया, नरसिंहपुर हो गया, है ना, ये तो आपके जुबान पे ही होंगे ये सारे जिले। तो नरसिंहपुर हो गया आपका, खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, पश्चिमी निमाड़ पूर्वी निमाड़ जिसे बोलते हैं, खंडवा खरगोन हो गया, रायसेन हो गया। तो ये इत्यादि आदि जिले शामिल हैं, ठीक है बेटा। तो अब अगर अपन इसकी बात कर लेते हैं मिट्टी की, तो यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर नर्मदा नदी बह रही है, तो आपके नर्मदा घाटी में काली मिट्टी मिल जाएगी आपको, और सोन घाटी में, क्योंकि दो घाटियाँ हैं नर्मदा और सोन, दो नदियाँ अलग अलग, नर्मदा और सोन नदियाँ, सोन घाटी में आपको लाल मिट्टी पाई जाती है। ये इसका कुछ पाई जाती है। तो ये आपकी मिट्टियों का वितरण हो गया, है ना। मिट्टी कैसी पाई जाती है, नर्मदा घाटी में आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी, सोन घाटी में आपको लाल मिट्टी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और आपको खनिज की चर्चा कर लेते हैं, खनिज इसके अंतर्गत पाए जाने वाले खनिज। तो अगर अपन खनिज की बात करें तो बेटा जो खनिज आपने रीवा पन्ना के पठार में पढ़े थे वही बेसिकली हूबहू खनिज जो है ना इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। बस चूना पत्थर आपको लिख देना है, चूना पत्थर आपको लिख देना है, अग्नि मिट्टी आपको लिख देना है, ठीक है, आपको चीनी मिट्टी लिख देना है, ठीक है। संगमरमर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, संगमरमर, ओके। कोयला आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, मैंगनीज, मैंगनीज आपको आदि, मैंगनीज आपको मालवा के पठार में भी देखने को मिला था, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपको जो है ये पढ़ना है ना, जानना है अच्छे से। और ये था आपका नर्मदा सोन घाटी। और एक बात और आप नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ पर आप देखेंगे कि नर्मदा हो गई आपकी, सोन नदी हो गई आपकी, है ना, नर्मदा हो गई, सोन हो गई, जोहिला हो गई, है ना। तो यहाँ के नर्मदा, सोन तथा जोहिला यहाँ के अनूपपुर अमरकंटक से, अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है ना, अनूपपुर के अमरकंटक से, के अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है ना। नर्मदा सोन और नर्मदा सोन घाटी बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो नदियाँ हैं तो इनका उद्गम स्थल भी यहीं है, अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती हैं, ओके। और हम लोगों ने जो है ना इस चीज़ के बारे में भी जान लिया कि यहाँ की मिट्टी क्या है, खनिज क्या है, कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, है ना, कैसी लंबी सक्रिय घाटी के रूप में आपकी फैली हुई है। और आपको ये बात याद रखनी है, यहाँ पर चट्टान जो है ना, आपको यहाँ पर क्वार्जाइट चट्टानें पाई जाती हैं ना, यहाँ पर आपको क्वार्जाइट चट्टानें भी देखने को मिलेंगी, ओके। तो ये कुछ विशेषता थी बेटा जो मैंने आपसे डिस्कस की नर्मदा सोन घाटी के बारे में, और कई और अन्य पठार भी हम लोगों ने पढ़े। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना ही रहने देते हैं। बाकी का दो जो है वितरण हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। तो मैं एक बार फोकस करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आप समझ पाओ और उतार पाओ, आप अपनी लैंग्वेज में से उतार लेना पढ़ने के लिए, रिवाइज़ करने के लिए। तो ये काफ़ी सफिशियंट है आपके लिए, के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है बेसिकली, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखा दी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपकी छूटेंगी नहीं ना अगर आप करते हो तो, ठीक है।
तो इस तरीके से मालवा का पठार हो गया ये आपका। स्टार्टिंग हम लोगों ने यहाँ से की थी, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, और 7 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है ना। 3 मेन प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा, मेकल श्रेणी, पूर्वी पठार। तो हम लोगों ने ये वाले पढ़ लिए आज पूरे 5, ठीक है। बाकी के सतपुड़ा, मेकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार मैं कल डिस्कस करूँगा, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कुछ डाउट होता है तो ज़रूर पूछिए, और आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो वो भी पूछिए, है ना। अगर कुछ मिस्टेक कर दी मैंने, अगर की हो तो फिर वो भी बताइए मुझे, तो मैं उसे सॉल्व करूँगा। एक्चुअली क्या मैं ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, हाथ से पकड़ा हुआ हूँ, तो ऐसी कोई सुविधा, मतलब इस तरीके से कुछ संसाधनों की कमी है, तो इस कारण भी मैं आपको बता रहा हूँ ठीक से, है ना। तो कुछ गलती भी हो गई हो तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। तो आप मुझे वो बताना भी, है ना, बताना मत भूलना, जिससे कि मैं उसे आगे रिपीट ना करूं। क्या इम्प्रूवमेंट आपको और चाहिए वीडियो के अंतर्गत, तो वो भी मैं आप करने का प्रयास करूंगा। और आपके कुछ भी और भी डाउट्स हो तो वो भी पूछ सकते हो, और मुझे सलाह ज़रूर दें, है ना। आपका ये करना काफ़ी मोटिवेटिंग जो है लगता है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।